नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 9.25 करोड़ युवा ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना किसी तरह की ट्रेनिंग पा रहे हैं और ना उनके पास कोई काम है। इसलिए हमने सोचा कि आज काम की बात करते हैं कि इस देश में युवाओं के लिए काम क्यों नहीं है और जो काम है उसकी मजदूरी, सैलरी इतनी कम क्यों है। जिस देश के 9.25 करोड़ युवा ना पढ़ाई कर रहे हों, ना काम कर रहे हों, ना काम पाने की ट्रेनिंग ले रहे हों, पता करना चाहिए कि 9.25 करोड़ युवा कर क्या रहे हैं, कहां अपना समय बिता रहे हैं। क्या ये वही युवा हैं जो किसी ना किसी बहाने धार्मिक यात्राओं में बजने वाले डीजे के पीछे नाच रहे हैं? क्या ये वही युवा हैं जो इस देश से अब हर तरह की उम्मीद छोड़ चुके हैं और ड्रग्स जैसे नशे के शिकार हो रहे हैं, मानसिक परेशानियों से घिरते जा रहे हैं? यह कोई मामूली संख्या नहीं है कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में छाप दी और आप भूल गए। 2014 से चल रही नरेंद्र मोदी की सरकार कामयाबी के 1000 दावे करती है विज्ञापनों में, लेकिन उसके भीतर से भी ऐसी रिपोर्ट आ जाती है जिससे पता चल जाता है कि यह सरकार स्कूल, ट्रेनिंग और नौकरी के फ्रंट पर किस कदर फेल हो चुकी है। 2014 से 16 के बीच स्किल इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया। इसे भी रिफॉर्म बताया गया था, बहुत बड़ा रिफॉर्म। अब नीति आयोग फिर से रिफॉर्म की बात कर रहा है। पहले रिफॉर्म का क्या नतीजा निकला किसी को पता नहीं। यह सरकार रिफॉर्म के बाद रिफॉर्म, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही अपना टाइम काट रही है और आप उलझते जा रहे हैं। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष सेक्टर के 20 स्टार्टअप के सीईओ के साथ बैठक की। भारत सरकार 2,12,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता देती है। उनमें से 20 स्टार्टअप को कामयाबी के तौर पर पेश करने का कोई मतलब नहीं, खासकर तब जब संसद में मोदी सरकार के ही वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद बता चुके हैं कि 6,789 स्टार्टअप योजनाएं जिन्हें सरकार मान्यता देती है बंद हो चुकी हैं। आपका ध्यान इन सवालों पर क्यों नहीं जाता है? अंतरिक्ष के स्टार्टअप का नाम सुनकर आप भी हांफने लग जाते हैं कि स्टार्टअप में क्रांति जैसी कोई चीज हो रही है। क्या ऐसा कुछ हुआ है? बाहर से आने वाला निवेश ही न्यूनतम स्तर पर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बाहर की बात कर रहे हैं जहां के लोग भारत की कामयाबी के आकर्षण से खींचते हुए यहां चले आएंगे? मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। गंभीरता के मामले में इस तरह की बैठकों का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री के मातहत आने वाला अंतरिक्ष मंत्रालय क्या प्रदर्शन कर रहा है, उसमें कितनी बेहतरी आई है, रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए हैं, जरा पता कीजिए। इसरो ने फैसला किया है कि रॉकेट बनाने के काम को खुद नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा और किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर का नाम इसलिए लिया जाता है कि प्रतियोगिता बढ़ेगी। यहां तो लगता है स्टार्टअप को काम देने के लिए इसरो अपना काम तो नहीं बंद कर रहा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि इसरो के पास रॉकेट बनाने के जो संसाधन हैं उन्हें प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है। 100 से अधिक इसरो के वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। इसरो जो भारत की कामयाबी का एक बड़ा चेहरा है, उसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप के साथ बैठक करते हैं और देश का स्पेस सेक्टर निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। रॉकेट लॉन्च को लेकर इसरो की नाकामी पर भी बात कीजिए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के इस चीफ को किस तरह से गले लगाया था, ढाढ़स बंधाया था। मगर एक रिकॉर्ड और देखिए, 1993 से 2026 के दौरान इसरो ने पीएसएलवी के तहत 64 मिशन लॉन्च किए। जनवरी 25 से जनवरी 26 के बीच इसरो के 3 मिशन फेल हो गए। गले लगाकर प्रधानमंत्री ने आश्वासन तो दे दिया,
मगर फेल होने की रफ्तार क्यों बढ़ती जा रही है? तो इस तरह के चुनिंदा स्टार्टअप का चुनाव कर ना तो आप इसरो के संकट से बच सकते हैं, ना ही स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की नाकामी से जनता का ध्यान हटा सकते हैं। सरकार को बताना चाहिए कि 2 लाख से अधिक स्टार्टअप में कितने युवाओं को नौकरी मिली है, किस सैलरी की नौकरी मिली है। सरकार चाहे तो 1 से 2 दिनों में मान्यता प्राप्त 2 लाख स्टार्टअप से यह जानकारी लेकर आपको बता सकती है। इसीलिए 8.25 करोड़ युवाओं का पढ़ाई नहीं करना, ट्रेनिंग नहीं लेना और काम नहीं करना बड़ी गंभीर बात है। यह बता रहा है कि अब यह देश ना तो झूठे सपने दिखा पा रहा है, ना युवाओं को काम दे पा रहा है। अगर 15 साल से 29 साल के 8.25 करोड़ युवा ना पढ़ने जा रहे हैं, ना ट्रेनिंग ले रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, तो फिर 8.25 करोड़ युवा, जिनमें बड़ी संख्या में जेनजी हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस कैटेगरी के युवाओं के लिए एक विचित्र नाम दिया है, नीट, NEET, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। यह उस नीट से अलग है जिसकी परीक्षा में पेपर लीक के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब ये वो मंत्री हैं जिनके अलग अलग मंत्रालयों के तहत चलने वाली कौशल विकास योजनाओं से 2014 से अब तक 7 करोड़ 67 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई। कौशल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, MSME मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर जाइए, जाकर देखिए और इनसे सवाल भी कीजिए। इतने सारे मंत्रालय मिलकर अगर 10 साल में 8.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दे पाते हैं तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं। 2015 में स्किल इंडिया लॉन्च हुआ, टारगेट था 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 साल में ट्रेनिंग दी गई 7 करोड़ 67 लाख युवाओं को। यह आंकड़ा बता रहा है कि कौशल विकास योजनाओं के नाम पर दिखावा ज्यादा हुआ, प्रचार ज्यादा हुआ, काम कम। अकेले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.64 करोड़ से कुछ अधिक युवाओं को ही ट्रेनिंग दी गई है। बहुत मुश्किल है हर मंत्रालय के तहत चलने वाली स्किल योजना की अलग अलग समीक्षा कर पाना। भारत का कपड़ा सेक्टर खेती के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर गिरिराज सिंह ने हिंदू बिजनेस लाइन में अंग्रेजी में कुछ लेख लिखे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। वैसे मेरा सवाल हिंदी में है कि टेक्सटाइल सेक्टर में कितना रोजगार पैदा हुआ, कितने लोग काम कर रहे हैं, इसे लेकर क्या कोई सीरियस सर्वे हुआ है? 2024 से 2025 तक गिरिराज सिंह महाकाल की टोपी और त्रिशूल के साथ अपने फेसबुक पेज पर नजर आते हैं। इसी साल 20 अगस्त को गिरिराज सिंह निफ्ट मुंबई गए तो पैंट शर्ट में थे। आमतौर पर धोती कुर्ता पहनने वाले गिरिराज सिंह कहीं जेंजी के हिसाब से तो नहीं बदल रहे हैं तो ग्रेट बात है, मगर अपने पहनावे में मंत्री जी चेंज ला रहे हैं। क्या टेक्सटाइल सेक्टर में जो चेंज आ रहा है उसके लिए युवाओं को तैयार कर पा रहे हैं? गिरिराज सिंह पहले मोदी सरकार के आलोचकों को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। इन दिनों कपड़ा मंत्रालय के अलावा ट्विटर पर राहुल गांधी टारगेट डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं। कि आपने ऐसा कभी देखा है कि गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हो कि फला शहर में टेक्सटाइल सेक्टर में काम मिल रहा है, युवाओं की जरूरत है, जिनके पास ट्रेनिंग है जल्दी वहां जाएं? अगर आपने देखा हो तो नेशन को बताइएगा, नेशन को वांट लग रहा है। कपड़ा मंत्रालय के तहत समर्थ नाम से कौशल योजना चलती है। 2017 से लेकर अब तक इस योजना के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए से अधिक दे चुकी है। 11 अगस्त 2026 को मंत्रालय की तरफ से बताया जाता है कि इस स्कीम के तहत अब तक 6,17,000 लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। इनमें से 5,17,000 लोगों को काम मिला है। यानी समर्थ योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले 1 लाख से अधिक युवाओं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उन्हें काम नहीं मिला। 9 साल में आप 6.25 लाख लोगों को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, वह भी 1000 करोड़ खर्च करने के बाद। औसतन एक आदमी पर ट्रेनिंग देने में 16,000 रुपए खर्च किए गए और रिजल्ट ये है कि 1 लाख लोगों को काम नहीं मिला। इसी साल मार्च महीने में मंत्रालय ने कहा
कि 2017 से 26 के बीच यानी 10 साल में कुल 4,46,000 लोगों को काम मिला। ये वो लोग हैं जिन्हें समर्थ योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई। यही मंत्रालय इसी साल अगस्त में बताता है कि मार्च से अगस्त के बीच 53,000 और अधिक लोगों को काम मिला है जिन्होंने समर्थ स्कीम में ट्रेनिंग ली। औसत के हिसाब से हर महीने करीब 10,000 लोगों को ही काम मिला। ये तो बहुत खराब आंकड़ा है। ट्रेनिंग लेने वालों में 88% महिलाएं बताई जाती हैं। मतलब महिलाओं को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिन्हें स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें भी काम नहीं मिल रहा। इनके काम और सैलरी की जानकारी इतनी कम है कि पता नहीं चलता कि इन योजनाओं पर सैकड़ों करोड़ किस लिए खर्च किए जा रहे हैं। समर्थ योजना के बाद समर्थ 2.0 योजना लॉन्च कर दी गई है। ट्रेनिंग के नाम पर ट्रेनिंग की योजनाएं आ रही हैं ताकि लगे कि लोगों को भले काम नहीं मिल रहा मगर सरकार तो अपना काम कर रही है। समर्थ 2.0 का बजट अगले 5 साल के लिए 2800 करोड़ कर दिया गया है। समर्थ 2.0 के तहत 15 लाख लोगों को इंडस्ट्री रेडी किया जाएगा, यानी वे सीधे नौकरी पाने लायक होंगे। 10 साल में मोदी सरकार 6.25 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे पाई और अब नया टारगेट 5 साल में 15 लाख का है। क्या इस देश में लोगों ने विवेक का इस्तेमाल बंद कर दिया है? मोदी सरकार ने समर्थ पार्ट 1 का जो आंकड़ा दिया उसके हिसाब से हर महीने 10,000 लोगों को भी काम मिलता तो 10 साल में 1 करोड़ लोगों को कपड़ा सेक्टर में सरकार के कारण नौकरी मिल गई होती। बिहार से खबर है कि राज्य सरकार ने 1700 कौशल विकास केंद्रों को बंद कर दिया है। जो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनके भीतर कभी गोदी मीडिया को कैमरा लेकर जाना चाहिए। स्कूलों से भी खराब हालत स्किल ट्रेनिंग की मिल सकती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में 8.25 करोड़ युवाओं के अलावा अलग से 2 करोड़ बेरोजगारों की भी बात है। 2 करोड़ ये वो युवा हैं जिन्होंने काम मांगा और काम नहीं मिला, इसीलिए इनकी संख्या अलग से बताई गई है। 8.25 करोड़ वो युवा हैं जो ना काम मांगने जा रहे हैं, ना ट्रेनिंग ले रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, यानी उम्मीद छोड़ चुके हैं। इन सब को मिला दीजिए तो 10 करोड़ युवाओं का यह रिकॉर्ड खुद नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। 2024-25 के आर्थिक सर्वे का आंकड़ा है कि भारत में जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हैं उनमें से 8.25% को ही योग्यता के अनुसार नौकरी मिल पाती है। 3.4 करोड़ युवा ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं। बीए में दाखिला लेने वाले युवाओं की संख्या 1.3 करोड़ है। किसी को काम नहीं मिल रहा, इसीलिए इस तरह की डिग्री के बाद सरकारी नौकरी के लिए लाखों लाख छात्र परीक्षा देने पहुंच जाते हैं और फिर वहां से कहां गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। ये देखिए 5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है। यहां पे जो भी युवा आए हैं ये आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. नीट में से 3,000 में से एक निकलेगा। जेईई, यूपीएससी आपका मैंने दिखाया, यूपीएससी में से एक व्यक्ति निकलेगा, सॉरी, नीट में से 180। मगर पैसा देखिए इन 5 एग्जाम्स का, अच्छी तरह देखिए। 5 एग्जाम्स, जेन ज़ी फैमिलीज, 3.5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकलता है, आपके परिवारों के जेब में से निकलता है, लोन से निकलता है, दर्द से, दुख से निकलता है। भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है,
उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। राहुल गांधी ने केवल नीट की परीक्षा का उदाहरण दिया, लेकिन अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तो पता चलेगा भारत अवसरों का देश नहीं रहा। गिग वर्कर के अलावा कोई दूसरा बड़ा सेक्टर नहीं दिखता जो बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार दे रहा है। देश के कुल कामगारों में से 2% गिग काम कर रहे हैं। 1.25 करोड़ लोग इस सेक्टर में काम करने लगे हैं, डिलीवरी बॉय बन गए हैं, जबकि यह सेक्टर नया है। सरकार भी नौकरी नहीं दे रही है। दैनिक भास्कर की हाल में एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार के खाली पद करीब 2 गुने हो गए। 2015 में 4.21 लाख पद खाली थे, 2024 में बढ़कर 8.24 लाख हो गए। कुल मंजूर पदों में रिक्तियों की हिस्सेदारी 11.5% से बढ़कर 21% हो गई। 2015 में रेलवे में कोई पद खाली नहीं था, 2024 में 2.40 लाख पद खाली हैं, 16% से ज्यादा। 2015 में सरकारी कंपनियों में 18.6% लोग ठेके पर काम कर रहे थे, 2025 में यह संख्या 49.1% हो गई है। तो सरकार अपने ही खाली पदों को नहीं भर पा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में एक ही योजना चल रही है कि युवाओं को किसी लायक नहीं बनने दिया जाए। अगर वे किसी तरह लायक बन भी जाएं तो उन्हें नौकरी में नहीं आने दिया जाए, और सरकारी नौकरी में रखना भी है तो ठेके पर काम दे दिया जाए। 13 अगस्त को फाइनेंशियल टाइम्स में क्रिस के और कृष्ण कौशिक भारत के जॉब सेक्टर को लेकर एक लंबी रिपोर्ट लिखते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि एआई के कारण भारत में नौकरी की मशीन कहे जाने वाले आईटी सेक्टर पर खतरा पैदा हो गया है। टीसीएस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने वाले एन चंद्रशेखर ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि अगले 3 वर्षों में एआई आधी टेक नौकरियों को खा जाएगा। कंपनी उस तरह से अब भर्ती नहीं कर पाएगी जैसे किया करती थी। भारत के अखबारों में इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, बिजनेस के अखबारों में ज्यादा होती है। रोजगार का मामला रोज का है और रिपोर्टिंग केवल बिजनेस अखबारों में क्यों हो रही है? 9 अगस्त के बिजनेस स्टैंडर्ड में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस इक्रियर के सर्वे पर एक रिपोर्ट आई है। सर्वे ने पाया है कि 55% आईटी कंपनियों में पिछले 2 साल में एंट्री लेवल नौकरियां काफी घट गई हैं। नीति आयोग का ही अनुमान है कि 2031 तक टेक जॉब 1/4 कम हो जाएगी। जो सेक्टर अधिक रोजगार देने वाला माना जाता है उसमें इतनी गिरावट आ रही है और आंधी की तरह। संगठित क्षेत्र की 60% नौकरियों पर एआई का खतरा मंडराने लगा है। चिप स्टार्टअप का आपने नाम सुना होगा। आजकल स्पेस स्टार्टअप, चिप स्टार्टअप के नाम पर सपना परोसा जा रहा है। मिंट अखबार ने 23 अगस्त को चिप स्टार्टअप पर विस्तार से विश्लेषण किया है। यह सवाल सबके सामने है कि भारत चिप के मामले में क्यों पीछे रह गया, भारत कर क्या रहा था। इसका सवाल सबके सामने है और जवाब आपके पास है, क्योंकि 2014 से भारत मुसलमानों से नफरत करने, नेहरू से नफरत करने के मामलों में लगा हुआ था दिलो जान से। तो इसका अफसोस अब क्यों किया जा रहा है कि हम चिप में पीछे रह गए। हिंदी की जनता को पता भी नहीं चलता कि इस तरह के विश्लेषण मिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड में आए दिन छप रहे हैं। हिंदी प्रदेश के नेता युवाओं को वंदे मातरम के अभियान में धकेले रहना चाहते हैं। रहिए बहुत मन से, अगला 20 साल भी इसी तरह निकल जाएगा और सच्चाई नजर नहीं आएगी तो आपकी बर्बादी में झलकेगी। राधिका पी नायर ने मिंट में लिखा है कि किसी चिप स्टार्टअप को पहला रुपया कमाने में भारत में 3 साल की मेहनत करनी पड़ती है।
उनकी प्रतियोगिता चीन और ताइवान के मार्केट से है, जो चिप सेक्टर में काफी आगे निकल चुके हैं, जहां चिप उत्पादन की लागत भी बहुत कम है। भारत के चिप स्टार्टअप को शुरू करने में ही $50 लाख का खर्चा आ सकता है, जबकि चीन का स्टार्टअप $20 लाख की लागत में शुरू हो सकता है। इतना अंतर है। इस खाई को कितने समय में और क्या कभी भारत भर पाएगा? मैन्युफैक्चरिंग की हालत यह है कि 2014 के बाद से जीडीपी में इसका हिस्सा मात्र 15% के आसपास लटक गया है, घट गया है। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत छठे स्थान पर आ गया है। 4 पर पहुंचा था, छठे पर आ गया। चौथे पर पहुंचा भी नहीं कि जश्न मनने लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए जाने लगे। छठे पर आ गया तो चुप हो गए। अमित शाह ही संसद में आकर जवाब नहीं देते कि गोली कैसे चली। कई सारे सवालों पर जवाब अब मिलते भी नहीं, अखबारों में छप भी जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मूल बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने की संभावना सिमट चुकी है। आप कई तरह से इसे देख सकते हैं। 10 साल से स्किल इंडिया चल रही है। नीति आयोग अब जाकर आइडिया दे रहा है। स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे दुनिया को आज तक पता नहीं था, इन्हें अब पता चला है। यहां तो ट्रेनिंग के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही। नीति आयोग कहता है कि 12 में से 1 स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। अब कह रहे 6ठी क्लास से ट्रेनिंग दीजिए। 10 साल स्किल इंडिया, इसकी नाकामी का यही रिपोर्ट कार्ड है। इंडियन एक्सप्रेस में अर्थशास्त्री पुलप्रे बालाकृष्णन का एक लेख है, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अबाउट जस्ट एजुकेशन, यानी बेरोजगारी सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण नहीं फैल रही है। अगर स्किल से नौकरी मिलनी होती तो स्किल प्राप्त कामगारों की आय बढ़ जाती। ऐसा नहीं हो रहा। अर्थव्यवस्था के 11 सेक्टरों में से 7 में विकास दर गिर चुका है। सिर्फ शिक्षा और स्किल के क्षेत्र में रिफॉर्म करने से नौकरी का सृजन नहीं होगा। तमाम रियायतों के बाद भी प्राइवेट सेक्टर का निवेश घटा है, सरकार का निवेश कम हुआ है। सरकार दिखाई देने वाले प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसे लगा रही है, हाईवे और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट में, लेकिन नौकरी पैदा करने के लिए आपको उत्पादन, सड़क, बिजली, सीवर और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में निवेश करने होंगे। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा और स्किल देने तक नहीं सीमित हो सकती। एक वोकेशनल क्लास से आप करोड़ों लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें छप रही हैं। हमने आपके लिए इन सभी को एक जगह जमा किया ताकि आपको भी दिखे, हम भी समझें कि क्यों नौकरी नहीं है। जो नौकरी है वो कम से कम सैलरी की क्यों है, क्यों लोगों का जीवन नहीं बदल रहा। इन कारणों को जानने के लिए सभी को मेहनत करनी होगी, पत्रकारों को भी और दर्शकों को भी। इसीलिए लंबे वीडियो देखने की आदत डालिए। लघु व मध्यम उद्योग के मंत्री हैं जीतन राम मांझी, मोदी कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग मंत्री। 81 साल के जीतन राम मांझी के कंधे पर देश के युवाओं को नौकरी देने वाला बेहद जरूरी सेक्टर का भार है। कभी आपने जीतन राम मांझी को लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है? रोजगार के इतने बड़े सेक्टर के मंत्री हैं, इनका इंटरव्यू तो रोज होना चाहिए। लेकिन यह भी चेक कीजिए कि जीतन राम मांझी कितनी बार मीडिया के कॉन्क्लेव में बुलाए जाते हैं। इसी मंत्रालय का संबंध है मुद्रा लोन से। 11 साल हो गए मुद्रा लोन को। 40 करोड़ लोन बांटने के दावे किए जाते हैं। मुद्रा के कारण भारत में छोटे उद्योगों की कितनी बहार आई, कितना काम मिला, इसका वास्तविक अध्ययन किसी को पता नहीं। कब होगा कोई नहीं जानता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, सरकार ने युवाओं को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जुलाई के पीएलएफएस सर्वे के अनुसार युवाओं में बेरोजगारी 15.6% है। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, कहां गया? क्योंकि 20 से 29 साल के स्नातकों में 67% युवा बेरोजगार हैं। 2014 से 26 आ गया। रोजगार पैदा करने के कितने सारे अवसर इस देश ने गंवा दिए। मुसलमानों से कैसे नफरत करें, इसी पर बहस होती रही। बुलडोजर चलना चाहिए, इसी में लोग सीना तानते रहे। युवाओं को इन्हीं सब में व्यस्त रखा गया। आज से नहीं, कई साल से रोजगार की खराब हालत पर रिपोर्ट छप रही, बस बात घर घर तक नहीं पहुंच रही। लोगों को पता नहीं कि उनका खजाना लुट चुका है। 12 साल के नुकसान की भरपाई अब आप 1 साल, 2 साल या अगले 5 साल में भी नहीं कर पाएंगे। 9.25 करोड़ युवाओं का ना ट्रेनिंग में होना, ना पढ़ाई में होना,
ना रोजगार में होना बता रहा है भारत की जवानी बर्बाद कर दी गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।